डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज मैं आप सभी के सामने सोशलॉजी क्लासेस नामक इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के चरणों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के चरणों को किसी एक वीडियो में हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने इस सामाजिक अनुसंधान के चरणों को कुछ भागों में विभक्त किया है। तो आज हम इसका पहला भाग, जिसमें सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इससे पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, इन सभी को समझ लिया है। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि बड़े दिन हो गए उसे वीडियो को बनाए हुए, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। तो सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हम अनुसंधान को समझें कि अनुसंधान क्या है, तभी हम सामाजिक अनुसंधान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सामाजिक अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी रिसर्च का मतलब हिंदी में अनुसंधान होता है। और यह जो रिसर्च शब्द है, इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, री और सर्च। यहाँ री का मतलब होता है पुनः या फिर से, और सर्च का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। यानी कि पुनः खोजना या पुनः ढूंढना। पुनः खोजा या पुनः ढूंढा उसी चीज़ को, उसी तथ्य को, उसी बात को या उसी वस्तु को खोज सकते हैं हम फिर से, जो हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो हमारे पास जो ज्ञान पहले से मौजूद है, उसी ज्ञान में जब हम कोई नई चीज़ उसमें जोड़ते हैं या कोई नई चीज़ खोजते हैं, या पहले के ज्ञान को हम देखते हैं कि वो आज प्रासंगिक है या नहीं, वही अनुसंधान कहलाता है। यानी कि अनुसंधान में पहले से मौजूद ज्ञान में हम वृद्धि करते हैं। तो अनुसंधान, देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, अनुसंधान किसी घटना या तथ्य के बारे में पहले से प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात पुनः खोज करना है। अनुसंधान के अंतर्गत जो जानकारी हमारे पास पहले से मौजूद है, उस जानकारी को या उस जानकारी के अतिरिक्त जब हम कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुसंधान। और अनुसंधान क्या करता है? ज्ञान को विस्तृत करने और लक्ष्यों को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? जो हमारे पास पहले से ज्ञान मौजूद है, उस ज्ञान में अगर हम कोई नई बात जोड़ें, नई बात अगर हम जोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा? ज्ञान हमारा विस्तृत होगा, ज्ञान हमारा बढ़ेगा। और लक्ष्यों को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है। यानी हमारे जो लक्ष्य होते हैं, उनको भी स्पष्ट करता है कौन? अनुसंधान। अब ये तो हुआ अनुसंधान का मतलब। लेकिन हम पढ़ना चाह रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के चरण, तो हमें परिभाषा किसकी याद करनी है, किसके बारे में समझना है? सामाजिक अनुसंधान। जैसा कि हमें पता लग रहा है, इसमें पहला शब्द है सामाजिक, यानी समाज से संबंधित। यानी कि समाज से संबंधित जब भी कोई अनुसंधान किया जाए, तो वह है सामाजिक अनुसंधान। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, जब अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और समस्याओं, यानी सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या के संदर्भ में किया जाता है, तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। आया आपके समझ में? मतलब ये है, जब अनुसंधान शब्द का प्रयोग हम सामाजिक समस्याओं के लिए करें, या सामाजिक घटनाओं के लिए करें, या सामाजिक तथ्यों के लिए करें, तभी हम उसे सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में हम मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। वह समस्या प्राचीन भी हो सकती है, वह समस्या वर्तमान में भी हो सकती है। इसके अलावा कोई घटना हमारे सामने घट जाए, तो उसका भी अनुसंधान हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ही करते हैं। तो ये तो हुआ सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है सामाजिक अनुसंधान के चरण। तो सामाजिक अनुसंधान के चरण
इसको पढ़ने से पहले हम ये देखें कि विज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी होती है सामाजिक विज्ञान। तो समाजशास्त्र को हम जिन विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं वह है सामाजिक विज्ञान, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सभी जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान है, पादप विज्ञान है, ये सभी विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में आती हैं। अब आप पूछोगे सर ये अलग अलग कैसे होगी? तो प्राकृतिक विज्ञान जो है उन विज्ञानों के नियम और कानून या उन विज्ञानों के जो नियम हैं वह सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक सार्वकालिक नहीं होते। ये मानव के व्यवहार पर आधारित होते हैं। मानव का व्यवहार परिवर्तित होते ही इन विज्ञानों के जो नियम हैं वो बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यदि मैं धक्का मारता हूँ तो वो आगे गिरेगा। तो फिजिक्स में धक्का मारना या आगे गिरना, धक्का मारने पर व्यक्ति आगे ही गिरेगा, चाहे हम यहाँ देख लें चाहे कहीं विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं दुनिया के, वहाँ हमें यही मिलेगा। लेकिन मानव का व्यवहार किस प्रकार बदलता है? एक व्यक्ति जो बहुत खुश है तो उसका व्यवहार हमें खुश मिजाज लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर नेगेटिविटी से भरपूर है तो उसके मिजाज से हमें लगेगा कि ये गुस्से में है, नाराज़ है। वही व्यक्ति एक जगह खुश दिखाई देगा और दूसरी जगह हमें वो नाराज़ भी दिखाई दे सकता है, वो मायूस भी दिखाई दे सकता है। जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हमें समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखना पड़ेगा। इसमें भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति किसमें? समाजशास्त्र में। किसमें? समाजशास्त्र में भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति किसी घटना का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी घटना का, किसी समस्या का, किसी तथ्य का हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करें तो उसके लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हमें भी कुछ नियमों का, कुछ चरणों का पालन करना पड़ेगा। और जिन चरणों का हमें पालन करना पड़ेगा वो चरण इस प्रकार है। सबसे पहले आता है विषय का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा सबसे पहले एक विषय का चुनाव किया जाता है। उसके बाद में अनुसंधानकर्ता करता है समस्या का चुनाव, विषय के बाद में समस्या का। अब आप बोलोगे सर विषय और समस्या कैसे, क्या अलग हुआ इनमें? तो देखो, विषय होता है एक विस्तृत क्षेत्र होता है और उस विस्तृत क्षेत्र के किसी एक पक्ष पर ही हम अध्ययन कर सकते हैं। हमें अध्ययन करना चाहिए क्योंकि विषय बहुत विस्तृत होता है जिसका हम कुछ समय में अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके एक पक्ष को चुन लेते हैं जिसे हम कहते हैं समस्या। तो समस्या का चयन। उसके बाद में हम करते हैं संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी कि हमारी जो समस्या है उस समस्या से संबंधित पहले मौजूद जो साहित्य है उस साहित्य का अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद में आता है उपकल्पना का निर्माण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, उपकल्पना यानी कल्पना करता है ऐसा, मतलब अनुसंधान करता जो उसने समस्या चुनी है उस समस्या के संबंध में वह कल्पना करता है क्या क्या उत्तर इस चीज़ का हो सकता है, इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हमारे सामने आ सकता है। इसके बाद अगला चरण है निदर्श इकाइयों का चयन। निदर्श का तात्पर्य यहाँ उत्तरदाताओं से है, यानी जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए चुनेगा या चुनता है। इसके बाद में आता है प्रविधि का चयन। प्रविधि यानी किसके माध्यम से आप तथ्यों का संकलन करोगे, कोई विधि तो आप अपनाओगे और जिस विधि के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं वही प्रविधि कहलाती है। और इस प्रविधि में प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार इत्यादि बहुत सी प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने आता है क्षेत्र का चयन। क्षेत्र मतलब किस पर्टिकुलर क्षेत्र से, किस निश्चित क्षेत्र से आप तथ्यों का संकलन करोगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे भारत का अध्ययन करें। अगर पूरे भारत का अध्ययन हम करने लग जाएंगे तो हमें बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत श्रम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन कोई एक निश्चित क्षेत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा चुन लिया जाता है और उसी क्षेत्र से वह डाटा कलेक्शन करता है या तथ्यों का संग्रहण करता है। इसके बाद आता है तथ्यों का संकलन। क्षेत्र के चयन के बाद
यानी कि क्षेत्र का चयन, यहाँ तक के जितने भी चरण हैं जो हमने पढ़े, विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, निदर्श इकाइयों का चयन, प्रविधि का चयन, क्षेत्र का चयन, ये सभी चरण पूर्व क्षेत्रीय चरण कहलाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में डाटा कलेक्शन के लिए नहीं जाने से पहले या तब तक जाता नहीं है, उससे पहले इनका निश्चय कर लेता है कि उत्तरदाता कौन होंगे, प्रविधि कौन सी होगी, क्षेत्र कौन सा चुना जाएगा, निदर्शक, और इसके अलावा उपकल्पना क्या होगी उसकी। लेकिन इसके बाद के जो चरण हैं वो सभी चरण क्षेत्रीय चरण कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले है तथ्यों का संकलन। तथ्यों के संकलन करने के बाद में अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, और वर्गीकरण के बाद में समान विशेषताओं के आधार पर उन्हें सारणी में बांट देता है, और फिर उन तथ्यों का विश्लेषण करता है, और विश्लेषण के बाद में सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालता है, और अंत में सिद्धांतों का निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। तो ये चरण हैं सामाजिक अनुसंधान के। अब हम इन सभी चरणों को एक एक कर बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे सामने विषय का चयन, यानी विषय का चुनाव। अब आप कहोगे कि सर विषय का चुनाव कैसे करेगा अनुसंधानकर्ता? तो अनुसंधानकर्ता विषय का जो चुनाव करेगा वह उसकी रुचि पर आधारित होगा, साथ ही एक ऐसा विषय होगा जो समाज के लिए कैसा हो, उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि समाज के लिए उपयोगी है ही नहीं और ऐसा विषय उसने चुन लिया, नहीं। अनुसंधानकर्ता द्वारा एक ऐसा विषय चुना जाएगा जो समाज के लिए उपयोगी हो और अनुसंधानकर्ता उसमें रुचि रखता हो। अगर मान लो अनुसंधानकर्ता को कोई ऐसा विषय दे दिया जाए जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो वह रुचि से काम नहीं करेगा। हमारा जो अनुसंधान है, हमारा जो शोध है, उसमें पैसे की बर्बादी, श्रम की बर्बादी, और हो सकता है कि हम जो फाइंडिंग करना चाहें, जो बातें हम जानना चाहें, उन बातों को हम नहीं जान पाएँ। साथ ही समाज के लिए उपयोगी होना भी ज़रूरी है विषय का। अगर समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं है, तो उसके लिए हम सामाजिक अनुसंधान क्यों करें? हम तथ्यों का संकलन करके इतना पैसा, श्रम और अपना समय क्यों बर्बाद करें? इसलिए अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि के अनुसार और समाज के लिए उपयोगी विषय का ही चुनाव करता है। अब हम इस अपने संपूर्ण सामाजिक अनुसंधान के चरणों को समझने के लिए, स्पष्ट रूप से समझने के लिए, इसके साथ में हम कोई एक शोध अपना चला देते हैं, कोई एक अध्ययन अपना चला देते हैं, ताकि हमारे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए प्रस्तुत अध्ययन में हमने मीडिया का समाज पर प्रभाव विषय का चुनाव किया, यानी कि अनुसंधानकर्ता ने या हमने क्या चुना, हमारा विषय क्या चुना, मीडिया का समाज पर प्रभाव। अब देखिए आप, समाज पर प्रभाव। अब इसके बाद में जो चुनाव या चयन हम करते हैं वो है समस्या का चयन। विषय तो हमने चुन लिया कि मीडिया का समाज पर प्रभाव। अब विषय क्या है, बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। उस विषय को छोटा करने के लिए या संक्षिप्त करने के लिए हम समस्या का निर्माण करते हैं, और समस्या के अंतर्गत संपूर्ण विषय के किसी एक पक्ष पर अनुसंधानकर्ता द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे समय में, कम समय में अनुसंधानकर्ता द्वारा या जो अध्ययन करने वाले हैं उनके द्वारा एक बड़े क्षेत्र पर अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि अपने विषय के किसी भी एक पक्ष को ले लेता है और उस एक पक्ष के माध्यम से ही तथ्यों का संकलन करता है, ताकि उसका समय, धन और श्रम तीनों की बचत हो जाती है। अब समस्या क्या है? देखो, समस्या वह प्रश्न है जिसका उत्तर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के दौरान खोजना चाहता है। अनुसंधानकर्ता जिस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसंधान के अंतर्गत खोजना चाहता है वही तो समस्या है। तो उदाहरण के लिए यहाँ
हमारा जो समस्या है हमारी जो समस्या है वो है मीडिया का युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप बोलोगे कि सर इसको छोटा कैसे किया, तो देखिए इसको छोटा ऐसे किया, समाज में बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, प्रौढ़ भी रहते हैं, लेकिन हमने चुना किनको है, युवा पीढ़ी को। तो युवा मीडिया का युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मीडिया का मतलब क्या होता है। मीडिया का मतलब होता है वे सभी साधन या माध्यम जिनके जरिए हमें सूचनाएं मिलती हैं या हम सूचनाएं देते हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान जिनके जरिए होता है वो कहलाते हैं मीडिया। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र। सोशल मीडिया में बहुत से हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये सभी क्या है, मीडिया के साधन हैं या मीडिया के माध्यम हैं। इनके माध्यम से ही हम उनका अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं। समस्या के चयन के बाद हमारे सामने आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का अध्ययन, इससे पहले हम ये समझें कि हो सकता है कि हमसे पहले किसी और ने काम किया हो। हमने जो विषय चुना है या हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं उस विषय पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी और ने अध्ययन ना किया हो। तो किसी ने तो अध्ययन किया होगा, या वो कोई नवीन या नया नवेला हमारे पास प्रश्न नहीं है, हमारी समस्या नहीं है। किसी और व्यक्ति ने, किसी और अनुसंधानकर्ता ने, किसी और संस्था ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अध्ययन किया होगा, कुछ तो उन्होंने निष्कर्ष निकाले होंगे, कुछ तो उन्होंने शोध किया होगा। तो इस संबंधित साहित्य के अध्ययन नामक चरण में हम उन लोगों के शोध के बारे में, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, उन्होंने क्या परिणाम निकाले, वो क्या उन्होंने फाइंडिंग की, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे साहित्य, लेख, पत्रिकाएं। इनमें पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित होते हैं जो किसी व्यक्ति की फाइंडिंग्स होती हैं, हम उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। और संबंधित साहित्य के माध्यम से हमारा जो अनुसंधान है वो एक नवीन दिशा में, एक नई दिशा में चलता है और हम भटकाव की स्थिति से बचते हैं, क्योंकि हमसे पहले किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने अगर उस पर काम किया हुआ है तो उसने जो फाइंडिंग्स की उनको हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और आगे की फाइंडिंग्स हम बनाए रखते हैं, आगे की फाइंडिंग को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद में आता है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एक प्रकार की कल्पना है। उपकल्पना अनुसंधानकर्ता द्वारा अपना जो विषय है, जो उसने विषय चुना है, उसने जो समस्या चुनी है, उस समस्या के संबंध में उसका काल्पनिक उत्तर होता है। यानी कि उपकल्पना के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित समस्या का संभावित उत्तर या एक काल्पनिक उत्तर का निर्माण किया जाता है। अनुसंधानकर्ता जो समस्या उसने चुनी है उस समस्या का संभावित उत्तर निर्मित कर लेता है और वह संभावित उत्तर ही उपकल्पना कहलाती है। इस उपकल्पना की सत्यता की जांच अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के अंत में की जाती है। यानी अनुसंधानकर्ता अपना जो उपकल्पना है इसकी जांच अंत में करता है, या तो वो सत्य सिद्ध होती है या असिद्ध। अगर तथ्यों के संकलन के बाद जो सारणीयन हम करते हैं उसके माध्यम से यदि जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं यदि वो हमारी उपकल्पना के पक्ष में हैं तो हमारी उपकल्पना सत्य सिद्ध होती है, अन्यथा हमारी उपकल्पना असत्य सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए ये क्या है उपकल्पना, संभावित उत्तर या काल्पनिक उत्तर। उदाहरण के लिए प्रस्तुत अध्ययन में हमारा संभावित उत्तर है मीडिया का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया का युवा पीढ़ी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक। ये कौन सोचा, किसने सोचा, ये सोचा है अनुसंधानकर्ता ने या जो अध्ययन कर रहा है उसने। हो सकता है आपके विचार अलग हों, लेकिन अनुसंधानकर्ता ने तो यही सोचा। उसके सोचने के अनुसंधानकर्ता द्वारा जो उपकल्पना का निर्माण किया जाता है उसके भी कुछ स्रोत हैं, यानी कोई तो माध्यम होगा, उसने ऐसे तो नहीं सोचा।
अनुसंधानकर्ता द्वारा उपकल्पना के निर्माण करने के जो स्रोत हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता का अनुभव, वह अपने अनुभव के आधार पर भी उपकल्पना का निर्माण करता है। अगला देखें हम सामान्य संस्कृति के आधार पर या अपनी संस्कृति के आधार पर भी उपकल्पना का निर्माण वह करता है। इसके अलावा पूर्व में अन्य लोगों द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों के आधार पर भी अनुसंधानकर्ता द्वारा उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारी उपकल्पना, मतलब किसी भी चयनित समस्या का संभावित या काल्पनिक उत्तर ही उपकल्पना कहलाती है। इसके बाद में हमारे सामने आता है निदर्श इकाइयों का चयन। निदर्श इकाई से यहाँ हमारा तात्पर्य है उत्तरदाताओं से, यानी निदर्श इकाई का मतलब है उत्तरदाता। निदर्श इकाई का तात्पर्य उन उत्तरदाताओं से है जिनसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। निदर्श इकाई मतलब उत्तरदाता। और वे उत्तरदाता कौन होते हैं? उत्तरदाता वे लोग होते हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए डाटा कलेक्शन करता है या अपने अनुसंधान के लिए वह तथ्यों का संकलन करता है। निदर्श इकाई का चुनाव करते समय समस्या की प्रकृति और निदर्श इकाइयों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। यानी उत्तरदाताओं का चयन जब अनुसंधानकर्ता करता है तो वह अपनी समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखता है और निदर्श इकाइयों की उपलब्धता, यानी उत्तरदाताओं हमें उपलब्ध तो हो पाएंगे या नहीं। तो उदाहरण के लिए हमने उत्तरदाता के रूप में ऐसे युवाओं को चुना है किनको चुना है? युवाओं को, जिनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम। तो कहने का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता अपने इस अनुसंधान में जिन उत्तरदाताओं को उसने चुना है उन उत्तरदाताओं की आयु 18 साल से अधिक होगी और 35 साल से कम होगी। यानी 35 साल से अधिक और 18 साल से कम के लोग इसमें उत्तरदाता नहीं होंगे या उनसे तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अगर युवाओं को ही उसने चुन लिया है तो आधा सा काम अनुसंधानकर्ता का सही हो जाता है और वह उसका श्रम भी बचता है, धन भी इससे बचाव होता है या बच जाता है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के जो चरण थे उनमें सबसे पहले था विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, निदर्श इकाइयों का चयन। इन 5 चरणों को पढ़ लिया है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में ना आई हो या कोई चीज़ वह पूछना चाहता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपके समस्या का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन ये है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अब हम आगे के वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के चरण भाग 2 में बाकी के चरणों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आपने समझा, आपने पढ़ा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।